हेलो बच्चों, वेलकम टू द नीट 2027 सीरीज। इस सीरीज में बेटा हम एक चैप्टर हमारा कवर हो चुका है, हम सेल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो पहले तो वो कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस कंटिन्यूअसली आपके पास टाइम से पहुंचती रहें। और हाँ, जिसने भी सेल की कुछ वीडियोस मिस की हैं वो जाके पहले वो कवर कर लो, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर है एंड शॉर्टेस्ट भी है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ऑलरेडी हमने सेल में कवर कर लिए हैं। ये मात्र 2 से 3 क्लासेस का लेक्चर है और हर क्लास समझ लो आपको एक क्वेश्चन मिनिमम देके जाने वाली है। इस इतने छोटे चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इतने पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा ये लिंक करता है, रिप्रोडक्शन में लिंक करेगा, फिजियोलॉजी में लिंक करेगा। तो ये जो चैप्टर है ना, इससे कहीं ना कहीं रिलेट होके मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, वहां मियोसिस का बड़ा रोल है, ठीक है। तो वहां से जो क्वेश्चंस हैं वो भी इनडायरेक्ट इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं। चलिए समझते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में, कहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इसके साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, सेल साइकिल है, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सेल साइकिल। देखो एक चीज नाम से ही समझ में आ रही है बेटा, इसमें सेल साइकिल। जरा देखना, जरा साइकिल अगर शब्द किसी चीज के पीछे आप लगा रहे हो तो मतलब इतनी बात तो पक्का है कि कोई चीज जहां से स्टार्ट हो रही है लौट के वहीं आने वाली है। तो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है ना, वो साइक्लिक मैनर में होता है। सेल जब डिवाइड करती है तो वो साइक्लिक इवेंट शो करती है, यानी कि प्रोसेस जहां से शुरू होती है वहीं आके क्लोज होती है। इसका मतलब ये कि सेल साइकिल एक ऐसा फेज है बेटा जो एक नई डॉटर सेल के बनने से शुरू हो रहा है और वो डॉटर सेल मैच्योर हो रही है, एंड देन फिर वो डिवाइड कर रही है और नई सेल्स बना रही है, वहां पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है कि एक सेल डिवाइड कर रही है, फिर वो ग्रोथ होती है, उसकी मैच्योर होती है, एंड देन वो भी डिवाइड करेगी, फिर 2 नई डॉटर सेल बनेगी और फिर वो डॉटर सेल्स फिर से डिवाइड करेंगी। तो ये जो एक प्रोसेस है ना, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स अकरिंग इन साइक्लिक मैनर, जिसमें सेल क्या कर रही है, सेल अपने कंटेंट को डबल कर रही है। मतलब सबसे पहले तो वो अपना जो जीनोम है ना, जेनेटिक मटेरियल है, उसको डुप्लीकेट करती है, अपने क्रोमोसोम्स को डबल करती है। और ना केवल क्रोमोसोम्स को डबल करती है, वो अपने ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करती है, अपने कंटेंट को डुप्लीकेट करती है, अपना साइज बड़ा करती है। और इस सब प्रोसेस में उसका जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स गड़बड़ होता है, उसको मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड करती है। अब आपको लग रहा होगा मैम कुछ वर्ड इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आए, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो क्या है, ये बातें नहीं समझ में आई। इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई सेल, नई डॉटर सेल बनी, ग्रोथ हुई और वो फिर से डिवाइड करी, ये बात तो क्लियर हुई। इतना तो क्लियर हो गया ना। चलो बाकी की चीजें समझते हैं। पहले सेल साइकिल को ना एक लाइन में लिख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है वो लिख लेते हैं। तो सेल साइकिल के लिए लिख लो कि it represents series of cyclic events या sequential events in which cell duplicates its कंटेंट में बेटा सब आ गया, डीएनए भी आ गया और उसके ऑर्गेनल्स भी आ गए। डुप्लीकेट्स इट्स कंटेंट एंड divides into two daughter cells, ठीक है बेटा। तो ये हो गई सेल साइकिल की डेफिनेशन। सेल साइकिल की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि ये एक सीरीज है सीक्वेंशियल इवेंट्स की, साइक्लिक इवेंट्स की, जिसमें सेल क्या कर रही है, सेल डुप्लीकेट कर रही है अपने कंटेंट को और डिवाइड कर जा रही है किसमें, इनटू 2 डॉटर सेल्स। मतलब एक सेल से कितनी सेल बन जा रही है, 2 सेल बन जा रही है। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। मतलब ये एक सेल थी, इस सेल में क्या हुई बेटा, इस सेल में ग्रोथ हुई, ठीक है। देखो ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। तो ग्रोथ होगी सेल के अंदर, सेल बड़ी होगी और जब ये सेल बड़ी हुई है ना, तो इसी दौरान इसका केआई चेंज हो जाता है। केआई क्या है अभी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लिखो कि यहीं पर जब सेल बड़ी हो गई तो इसका केआई चेंज हो गया, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स चेंज हो गई, है ना। ब्रैकेट में आप फुल फॉर्म भी लिख लो, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हो गया और इस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को ही मेंटेन करने के लिए सेल में क्या हो गया, सेल डिवीजन हो गया, यानी कि सेल डिवाइड कर गई। और इससे कितनी डॉटर सेल्स बन गई बेटा, 2 डॉटर सेल्स जो है वो बन गई, ये बन गई 2 डॉटर सेल्स। अब एक चीज समझो, मैंने एक वर्ड लिख दिया इसमें नया,
KI क्या है ना, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है ये समझो। देखो मैं अगली स्लाइड ऐड कर रही हूँ इस डायग्राम पर, उसके बाद आते हैं। देखो सेल के अंदर बेटा जो सबसे पहले हो रहा है वो है सेल की ग्रोथ। सेल है, सेल किस में जा रही है, ग्रोथ में जा रही है। ग्रोथ होने की वजह से सेल का जो साइज है ये क्या हो जा रहा है बेटा, ये बढ़ जा रहा है, सेल साइज इंक्रीज हो जा रहा है। और ग्रोथ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये तो होगी ही होगी, ये तो नेचर का रूल है, कोई भी लिविंग चीज है तो वो ग्रो तो करेगी, तो ये तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब इसकी वजह से सेल का साइज बढ़ा। अब समझना बेटा, पहले उसी सेल को एक छोटा न्यूक्लियस था जो कंट्रोल कर रहा था। न्यूक्लियस ही तो है कंट्रोलर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। अब क्या हो गया, उस सेल का साइज बढ़ चुका है, वो सेल बड़ी हो चुकी है। अब उस सेल का साइज बढ़ गया है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटीन्स बहुत हो गई हैं, ऑर्गेनल्स का लोड बढ़ गया है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ गया है। तो क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस का कंट्रोल छूटता जा रहा है। मतलब न्यूक्लियस अब उन ऑर्गेनल्स को साइटोप्लाज्म पर अपना पूरा कंट्रोल नहीं बना पा रहा, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो गड़बड़ हो रहा है। मतलब उस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली लो जा रहा है, किसके कंपैरिजन में, साइटोप्लाज्मिक के रेशियो, मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के कंपैरिजन में। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का ये जो रेशियो चेंज हुआ है ना, इसको मेंटेन करने के लिए, ताकि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज नॉर्मल चलती रहे, मेटाबॉलिज्म अच्छे से चलता रहे, सेल क्या करेगी, इसको बैलेंस करने के लिए दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगी। क्लियर, ताकि फिर से क्या हो जाए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बराबर हो जाए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म एक दूसरे के सही रेशियो में आ जाए, तो वो अच्छे से उसका मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म हो पाए। इसीलिए सेल डिवाइड करती है। और ये जो चेंज इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जो चेंज हो जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रोथ, इसी को कह देते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। देखो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में दो शब्द आ रहे हैं बेटा, कैरियो और प्लाज्मिक। कैरियो में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कैरियो वर्ड जो है वो कैरियन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कैरियो प्लाज्मिक में कैरियो जो शब्द है वो बता रहा है न्यूक्लियस के बारे में, और प्लाज्मिक, प्लाज्म तो ऑलवेज फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म की बात की जा रही है, यानी कि कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो न्यूक्लियस का वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है, इसके रेशियो की बात करता है। तो केआई में चेंज आना मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में चेंज आना, और इसको मेंटेन करने के लिए सेल क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अदरवाइज आप खुद ही सोचो सेल क्यों ही डिवाइड करेगी, सेल को क्या पड़ी है डिवाइड होने की, क्योंकि बेटा सेल तो अकेले एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में भी तो एग्जिस्ट कर ही सकती है ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी तो प्रेजेंट ही है। आज इस चेंज इन केआई की वजह से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो पाए, और फिर आज हम भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो थैंक्स टू सेल डिवीजन। अगर ये सेल डिवीजन की प्रोसेस सेल ने अडेप्ट नहीं की होती ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते ही नहीं। सेल तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में भी रह ही रही है ना, बैक्टीरिया है ही, प्रोटोजोआ है ही। तो ये जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है, आपको समझ में आया सेल डिवीजन हो क्यों रहा है, टू मेंटेन द, टू रेगुलेट द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ द सेल। और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म में जो चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। क्लियर। तो ये जो सेल है इसमें ग्रोथ हुई तो सेल का साइज इंक्रीज हुआ, सेल का साइज इंक्रीज हुआ तो जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जिसे मैं लिख दे रही हूं वीएन से, है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, एंड वीसी वॉल्यूम ऑफ सेल है, ये क्या हो गए, वीएन और वीसी, ये दोनों क्या हो गए, दे गेट्स चेंज, ये चेंज हो गए। अब इसी को एक टिपिकल वर्ड दे दिया कि यहां पर क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो गड़बड़ा गया। ठीक है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बेटा चेंज हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज हुआ है, इसकी वजह से सेल क्या नहीं कर पा रही, अपना मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं कर पा रही है, और इसको ही मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन दिस, टू रेगुलेट दिस, ठीक है, टू मेंटेन और टू रेगुलेट दिस, टू रेगुलेट दिस, इसको ही मेंटेन करने के लिए सेल किस में चली जाती है, सेल अंडरगोज फोर सेल डिवीजन। इसको मेंटेन करने के लिए बच्चे सेल किस में चली जाती है, सेल डिवीजन में चली जाती है। और इसी के लिए एक और स्टैंडर्ड वर्ड यूज होता है, चेंज इन के आई। चेंज इन के आई, व्हाट इज के आई, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो रेशियो होता है वीएन बाई वीसी का, ठीक है, जो रेशियो होता है किसका, रेशियो ऑफ वीएन बाई वीसी,
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म में जो चेंज आ रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइट रेशियो जो चेंज हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए ही सेल क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो सेल हुई, सेल में ग्रोथ हुई, ग्रोथ बहुत नेचुरल प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, होती ही है, जिसकी वजह से सेल ने अपने कंटेंट को डबल किया, प्रोटीन्स का लोड बढ़ा, सेल का साइज बढ़ा, और सेल का साइज बढ़ने से न्यूक्लियस अब साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी कि V1 और VC का जो रेशियो है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, वो चेंज हो गया, और उसके चेंज होने की वजह से उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि चेंज हो गया तो अब सेल में मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही, और इसीलिए सेल क्या कर रही है बेटा, सेल डिवीजन शो कर रही है। तो आपको सेल डिवीजन क्यों हो रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया शायद। ठीक है, तो ऐसे ही सेल डिवाइड नहीं कर रही है कि सेल को ग्रो होना है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में नहीं। सेल क्यों डिवाइड कर रही है, सेल इसलिए डिवाइड कर रही है क्योंकि सेल का KI चेंज हो गया है, और उस KI को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो सेल जो है वो क्यों डिवाइड कर रही है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब सेल जब डिवाइड कर रही है तो वो एक साइक्लिक मैनर में डिवाइड करती है, मतलब जहां से कहानी शुरू होती है, लौट के डॉटर सेल की कहानी फिर वहीं आ जाती है, और फिर से चीजें डिवाइड मतलब रिपीट होती रहती हैं। इसीलिए सेल डिवीजन जो है वो किस फॉर्म में हो रहा है, साइक्लिक फॉर्म में हो रहा है। तो मैंने डेफिनेशन में भी लिखा कि ये क्या है, सीरीज ऑफ साइक्लिक इवेंट्स हैं, है ना, सिक्वेंशियल इवेंट्स हैं, जो जिसमें सेल अपना कंटेंट डुप्लीकेट करती है और डिवाइड हो रही है दो डॉटर सेल्स में। और वो क्यों डिवाइड कर रही है, वाई सेल डिवाइड्स, मतलब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने पूरा लिखा हुआ है, ये किस क्वेश्चन का आंसर है, वाई सेल अंडरगोज फोर्थ सेल डिवीजन। सेल सेल डिवीजन में जाती ही क्यों है, मतलब उसको क्या पड़ी है डिवाइड करने की, सेल सेल डिवीजन में जाती ही क्यों है। तो क्या जरा पूछ के देखो अपने मन से, क्या तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर आता था कि सेल क्यों डिवाइड करती है ना, तो सेल इसलिए डिवाइड करती है बेटा, ये है उसका एग्जैक्ट आंसर कि KI में चेंज आने के कारण सेल डिवाइड करती है। अब देखो, अब सेल साइकिल जो है ना उसको पढ़ते हैं कि सेल साइकिल में जो इवेंट्स है ना वो कैसे हो रहे हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए, मैंने कहा सेल साइकिल है और वो ऐसे सीक्वेंशियल इवेंट्स के फॉर्म में हो रही है। ये डायग्राम बना हुआ है सेल साइकिल का, अभी इस पर मैं आती हूँ। पहले थोड़ा पॉइंट्स के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाती हूँ, और फिर इस डायग्राम पर आएंगे, क्योंकि एकदम से तुम्हें ये देखो, जो बच्चे ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, जो 12th में या 12th पास आउट है, उनके लिए ये चीज बहुत ईजी है, लेकिन मैं उस बच्चे के अकॉर्डिंग भी कवर करके चल रही हूँ जो बेचारा अभी अभी बस 11 बेचारा नहीं, जो अभी अभी बस 11th में आया है। अभी उसको सब चीज बहुत अच्छे से, एक एक चीज को बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगी। तो सीधे हम डायग्राम पर नहीं आ रहे हैं, हम पहले इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म से समझेंगे, फिर इस डायग्राम पर आएंगे। ठीक है, चलो तो देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टेप्स ऑफ सेल साइकिल या फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल अगर आप देखोगे, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। देखो बेटा, सेल साइकिल ना दो फेजेस में कंप्लीट होती है, दो फेजेस में कंप्लीट होती है। देखो, अच्छा, इसमें फेजेस पढ़ने से पहले, फेजेस पढ़ने से पहले एक चीज और लिख लो, फेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ने से पहले एक चीज और लिख लो, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। मैंने आपको सेल क्यों डिवाइड करती है उसका आंसर बता दिया, एक पॉइंट और लिख लो, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। क्या सभी सेल साइकिल में एक ही जैसा टाइम लगता है, सेल डिवीजन सब इक्वली शो करती है, तो नहीं। तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, है ना, या सेल डिवीजन भी लिख सकते हो, वेरीज फ्रॉम organism to organism or from one cell type to another cell type। देखो, मैंने दोनों बातें क्यों लिखी, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन के अंदर जितने भी, सपोज मेरी बॉडी के अंदर 50 टाइप की सेल पाई जाती है, तो 50 की 50 सेल टाइप जो है वो एक ही जैसा सेल डिवीजन का टाइम शो करेंगे, मतलब सब 24 घंटे में डिवाइड कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ सेल ऐसी हैं जो लाइफ टाइम डिवाइड ही नहीं करती, न्यूरॉन्स, है ना, कुछ ऐसी हैं जो बहुत फ्रिक्वेंट डिवीजन शो करेंगी, कुछ ऐसी हैं जो 8 दिन में डिवाइड कर रही हैं, 3 दिन में डिवाइड कर रही हैं, कुछ मंथ्स में डिवाइड कर रही हैं, कुछ ईयर्स में भी डिवाइड कर सकती हैं। लेकिन हाँ, इन जनरल मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है बॉडी की, ह्यूमंस की, वो 24 आवर्स में डुप्लीकेट कर जाती हैं। ठीक है,
तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म तो वेरी करेगा, ये बात तो समझ में आती है, सबके सेल्स का वेरिएशन, सेल साइकिल का वेरिएशन अलग अलग होगा टाइम का, लेकिन विद इन द ऑर्गेनिज्म भी सेल टाइप टू सेल टाइप जो है वो वेरी करेगा टाइम। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अटिपिकल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल इकोलाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। टिपिकल बैक्टीरिया इकोलाई divides in 20 minutes, 20 minutes। ठीक है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, अ ईस्ट सेल divides in 90 minutes, 1.5 घंटे में। तीसरा लिख लो, अ टिपिकल ह्यूमन सेल divides in 24 hours, 24 hours। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको एनसीईआरटी के जो है वो यहाँ नोट करा दिए। अब सेल साइकिल जो हो रही है वो फेजेस में कंप्लीट हो रही है, 2 मेन फेज हैं उसके, इंटरफेज और एम फेज, उसकी हम बात करते हैं। चलिए, तो अगली हेडिंग जो हम डाल चुके थे, नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 मेन फेजेस हैं, 2 फेजेस हैं, ठीक है, उनके अंदर के प्रोसेसेस के बेसिस पर हम उन्हें 2 मेन ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरफेज, ठीक है बेटा, और दूसरा है एम फेज, ठीक है। अब सेल साइकिल में जो ये वाला एम फेज है ना, ये एक्चुअल डिवाइडिंग फेज है, ये है एक्चुअल डिवाइडिंग फेज, यही है एक्चुअल डिवाइडिंग फेज, ठीक है। ये जो होता है ये नॉन डिवाइडिंग फेज होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज है, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग फेज है। इसको इट टेक्स अराउंड कितने परसेंट, याद आ गया, अराउंड 95%, और यू कैन राइट मोर देन 95%, इट टेक्स अराउंड मोर देन 95%, मोर देन 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल। ये पूरे सेल साइकिल का 95% से ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो इट कंप्लीट, इसके लिए लिख देंगे इट कंप्लीट्स in less than 5% टाइम ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। यानी कि अगर मैं 24 घंटे की बात कर रही हूं सपोज, तो 24 घंटे में से लगभग 23 घंटे इंटरफेज के लिए चले जाते हैं और 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा एम फेज में लगता है। अब ये जो इंटरफेज है ना, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंटरफेज को ना पुराना नाम है, ऑल्दो ये आप अभी इसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, इसको पुराना नेम है, ये ओल्ड नेम है, आप चाहो तो लिख लो, ओल्ड नेम है। और ये मिसनॉमर भी है, मिसनॉमर मतलब गलत नाम है, ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, इसका मिसनोमर भी है ये। इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। मतलब पहले ऐसा लगता था, मतलब मानते थे साइंटिस्ट कि सेल डिवाइड तो इसमें कर रही है, तो इस टाइम सेल रेस्ट कर रही है, मतलब इस टाइम सेल डिवाइड नहीं कर रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है बेटा, ये बिल्कुल मिसनोमर है, गलत बात है। इस समय सेल रेस्ट नहीं कर रही है, इस समय सेल सबसे ज्यादा एक्टिव है। मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल है सेल डिवीजन, जो 1 घंटे की प्रोसेस दिखाई दे रही है, उसकी सारी तैयारियां जो हो रही है ना, वो इस इंटरफेज में हो रही है। आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि आपको ना एक सेट ऑफ नोट्स थे जो आपके टीचर ने आपको दिए, और आप और आपका फ्रेंड, मतलब एक सेट ऑफ नोट्स आपके टीचर के पास थे, और आप और आपके फ्रेंड टीचर के पास गए, ठीक है, कि सर या मैम मेरे को ना ये दोनों नोट्स चाहिए, सपोज मेरे ही पास से आ गए, ठीक है, तो मैम ये नोट्स मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया कि बेटा जेरोक्स की मशीन तो खराब है, आप ना एक काम करो, ये वाले नोट्स आप ले जाओ, इनकी एक कॉपी आप घर पर जाके नोट कर लो, ठीक है, और कल लाके मुझे वापस कर देना, तो मैं दूसरी कॉपी दूसरे आपके फ्रेंड को दे दूंगी, है ना, या ये कॉपी आप रख लेना, आप जाके इनको एक और कॉपी इनकी बना के ले आओ। तो आपने जो घर जाके 4 घंटे 5 घंटे नोट्स को लिखने में लगाए, कॉपी करने में लगाए, वो है एक्चुअल इंटरफेस। और आपने लाके जब मुझे 2 कॉपीज दी,
वो है एक्चुअल डिवाइडिंग फेज। मैं 1 मिनट में क्या कर दे रही हूँ, ये ले भाई तू एक कॉपी और एक कॉपी तुम पकड़ो, डन। तो एक कॉपी एक बच्चे को दे दी, एक कॉपी एक बच्चे को दे दी, आपको दे दी। तो जो टाइम मुझे डिवाइड करने में लगा, वो जो नोट्स डिवाइड करने में टाइम लगा है वो बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में, कि उन नोट्स को बनाने के कंपैरिजन। और अब अगर मैं आपसे कह दूं बेटा वो तो रेस्टिंग फेज था, आप तो उसमें कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो कहोगे मैम प्लीज अगली बार नोट्स लेने आपके पास तो नहीं आने वाले हम मैंने पूरी रात बैठ के वो नोट्स लिखे हैं, 4 घंटे 5 घंटे मेरे उसमें खराब हुए हैं, और आप कह रही हो कि मैम वो तो रेस्टिंग फेज था। क्लियर, बिल्कुल वही सिचुएशन है कि जो सेल 1 घंटे में डिवाइड कर जा रही है ना बेटा, ये 1 घंटा जो डिवाइड करने में दिख रहा है, उस 1 घंटे के लिए जो 23 घंटे की मेहनत है वो ये है। तो 23 आवर्स की जो ये मेन मेहनत है ना, उसे पहले साइंटिस्ट रेस्टिंग फेज कह देते थे, जो कि मिसनॉमर है, गलत बात है, ये गलत नाम है इसका, ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। इसीलिए नया नाम इंटरफेस का जो दिया जाता है ना, वो है प्रिपरेटरी फेज। कि सेल डिवाइडिंग फेज के लिए क्या कर रही है यहाँ पर बच्चे, प्रिपरेशन कर रही है। तो इंटरफेस के लिए लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज preparatory phase of cell cycle। ठीक है, तो इसको प्रिपरेटरी फेज भी कह देते हैं, इसको रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं, इसको इंटरफेज, शॉर्ट में इसको आई फेज भी लिख देंगे। ठीक है बेटा, सिमिलरली इसको I4 इंटरफेज है ना, I4 इंटरफेज। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम फेज लिख सकते हैं। ये है आई फेज, ये है एम फेज। अच्छा, ये इंटरफेज में सेल प्रिपरेशन कर रही है, नाम से समझ में आ रहा है, रेस्ट नहीं कर रही है, वो मिसनॉमर है। मोस्ट एक्टिव फेज है ये, मतलब यहां सेल बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो ये मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल है, एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल है, मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। यहां सेल बहुत काम कर रही है। ये बहुत छोटा फेज होता है, शॉर्ट फेज है ना, ये शॉर्ट फेज ऑफ सेल साइकिल है। यहां सेल जस्ट 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रही है, यहां डिवाइड नहीं करी। अच्छा, ये जो एम फेज है ना बेटा, इसके लिए भी एक नाम दिया जाता है मैम। इसके लिए जब इतने सारे नाम दिए, इसको रेस्टिंग फेज के, सॉरी, इसको जब मैम रेस्टिंग फेज कह दिया, इसको प्रिपरेटरी कह दिया, तो इसको भी कुछ नाम दे दो। चलो नाम दे देते हैं। इसका जो नाम है ना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एम फेज जो है वो कहलाता है मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्या, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा सेल इसी फेज में ड्रामा कर रही हो। तो ड्रामा मतलब क्या, कोई एक्ट नहीं कर रही है, ड्रामेटिक फेज, ड्रामा क्या कर रही है। यहाँ कभी क्रोमोसोम लगेगा, भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई और क्रोमोसोम कंडेंस होकर साइटोप्लाज्म में पड़े हैं। कभी लगेगा आके सब अलाइन हो गए इक्वेटर पर, सब लाइन से अरेंज हो गए इक्वेटर पर। कभी वो सेपरेट हो गए, आधे ऊपर जा रहे हैं, आधे नीचे की तरफ जा रहे हैं, एनाफेजिक मूवमेंट हो रहा है। कभी वो टीलोमियर, मतलब बिल्कुल एंड में आ गए, अब फिर से 2 डॉटर न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बनने लगी है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, मजा आ रहा है भाई, अब 1 सेल से 2 सेल बन रही है। तो इतने सारे चेंज सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। कभी लग रहा है कि अभी आप थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले देख रहे थे कि क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में, अभी आपने कुछ मिनट बाद ही देखा कि सबके सब अलाइन हो गए आकर के इक्वेटर पर। फिर आप देख रहे हो कि एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स इस फेज में होते हैं, इसीलिए इस फेज को कह देते हैं कि मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल है। तो लिख लीजिए, एम फेज इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है बेटा, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। ये जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया अबाउट द इंटरफेज एंड एम फेज। अब देखो, इंटरफेज और एम फेज जो होते हैं ना, इनके फर्दर सब डिविजन्स हैं, मतलब इनके फर्दर सब टाइप्स हैं। तो मैं अगली स्लाइड ऐड कर रही हूँ। ये बेसिक पॉइंट्स आपने नहीं लिखे तो फटाफट से लिख लो। ठीक है, इधर वाला पॉइंट भी नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर बहुत जल्दी में हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स नहीं है आपके पास तो। बाकी मैं कहूंगी हैंड टू हैंड लिखते चलो, ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते रहे। चलिए, तो मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल है, ये है रेस्टिंग या प्रिपरेटरी फेज। अब मैं इनके फर्दर सब टाइप्स आपको बताती हूँ। देखो क्या होता है बेटा, मैंने लिखा अभी यहाँ पर कि सेल साइकिल जो है ना, इसके 2 फेज हैं। इस सेल साइकिल के मैंने कहा आपसे 2 फेज हैं। पहले फेज को मैंने क्या कह दिया, इंटरफेज, और दूसरे फेज को बेटा मैंने क्या कह दिया, एम फेज। इंटरफेज और एम फेज। ठीक है बच्चे, इंटरफेज के अंदर बच्चे फिर से 3 सब फेजेस होते हैं, फिर से 3 सब फेजेस हैं।
पहला सीक्वेंशियल है, सब एक के बाद एक फिक्स है, ऐसा मिक्स नहीं कर सकते आपके पहले एम हो गया फिर आई हो गया। इंटरफेस के अंदर 3 सब फेजेस कौन से हैं? G1 फेज, ठीक है, S फेज एंड G2 फेज। अब आप अपनी मर्जी से G1 G2 S मत लिख देना, G1 S एंड देन G2। G क्या है यहाँ पर? गैप 1, गैप 1 फेज, और ये है गैप 2। बेटा जब रेस्टिंग फेज है तो गैप्स तो होंगी, है ना? तो गैप S का मतलब क्या है वो भी लिख लो, सिंथेसिस या सिंथेटिक, जो भी आप लिखना चाहो, सिंथेसिस फेज या सिंथेटिक फेज। अच्छा, M का मतलब तो सबको पता है ना, माइटोटिक फेज। M इज माइटोटिक फेज, ठीक है, ये फुल फॉर्म्स हो गई इनकी। अब देखो ये जो इंटरफेज है, ये जो पहला फेज है, सेकेंड फेज है M फेज, इस फर्स्ट के अंदर भी ये वाला हो गया 1A, ठीक है, 1A, ये हो गया 1B और ये हो गया 1C, ठीक है, डन। अब इसके बाद आता है क्या? M फेज। M फेज जो एक्चुअल डिवाइडिंग फेज है, ये भी दो टाइप का हो सकता है, ये भी दो, देखो ये दो टाइप का है और ये 3 इसके स्टेप्स हैं, यानी कि M फेज के मैं जो दो टाइप लिख रही हूं वो है, फर्स्ट वन इज माइटोसिस, सेकेंड वन इज मियोसिस। या आप ऐसे लिखो इसको, पहले माइटोसिस मियोसिस से पहले ना बेटा ऐसे लिखो। M फेज के अंदर भी 2 स्टेप्स होते हैं, M फेज के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। ये इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। इसके अंदर 2 स्टेप कौन से हैं, किसको याद आ गए? ये हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा 2B, ठीक है, 2A 2B। फर्स्ट इज, कौन सा स्टेप है पहला? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देखो बेटा, कैरियो वर्ड का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये कैरियन से आया है, और कैरियन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? न्यूक्लियस, है ना, और काइनेसिस का मतलब होता है टू डिवाइड, ठीक है, टू डिवाइड। तो बेसिकली कैरियोकाइनेसिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो सेल जब डिवाइड कर रही है तो पहले किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और साइटो मतलब यहाँ पर वही सेल, और काइनेसिस मतलब अगेन डिवीजन, यानी कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो सेल साइकिल के जो फेजेस हैं, फेजेस जो हैं वो 2 ब्रॉड फेज हैं, यहाँ पर लिख लीजिए आप 2 फेजेस, और वो जो 2 ब्रॉड फेज हैं उनमें पहला फेज है इंटरफेज, दूसरा फेज है एम फेज। फिक्स है इवेंट, पहले इंटरफेज ही होगा फिर एम फेज होगा, मतलब सेल साइकिल के अंदर आई फेज, आई के बाद होगा एम, एम के बाद फिर से आई के बाद फिर से एम, इस तरीके से, और एम के बाद फिर से आई, इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये। तो इस तरीके से होगा। और आई के अंदर भी 3 स्टेप्स हैं, आई फेज के अंदर भी 3 स्टेप्स हैं, G1 S और G2। सिमिलरली एम फेज में भी 2 स्टेप हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यानी कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब इसमें वो जो माइटोसिस मियोसिस लिख रही थी वो लिख लीजिए कि एम फेज जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। फिर उसके बाद हम चल रहे हैं सेल साइकिल के डायग्राम की तरफ। तो लास्ट पॉइंट इसमें लिख लो, एम फेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब ये जो एम फेज है इसमें जो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस तो स्टेप थे, बट ये एम फेज 2 टाइप का हो सकता है, आइदर माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस को हम बेटा एक नाम और दे देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, मुझे उम्मीद है आपको याद आ गया होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है बेटा। और मियोसिस को कह देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। ऐसा क्यों? मुझे पता है आप में से अधिकतर बच्चों को इसका पूरा पूरा आइडिया है। मैम इक्वेशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने डॉटर सेल में जाते हैं। और रिडक्शनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल्स में, इसलिए उसे कह रहे हैं हम रिडक्शनल डिवीजन। बिल्कुल सही बेटा, एकदम सही कह रहे हो आप, यही मतलब है इसका। अच्छा
इतनी बात हो गई, ये जनरल ओवरव्यू हो गया। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं जरा इस डायग्राम की। देखो आ जाओ इधर डायग्राम पर। बेटा ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैं भी हाथ से बना के दिखाऊंगी, पहले आप इसको समझो या फिर इसी में समझिए आप अच्छे से, अगर जरूरत लगेगी तो मैं बनाऊंगी। देखो ये पूरा सेल साइकिल है, ये पूरा सेल साइकिल है। आप जरा देखो, मैंने दो डॉटर सेल का जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ ताकि ताकि हमें डायग्राम समझने के लिए स्पेस मिल जाए। ये है 2 डॉटर सेल्स, ताकि मुझे कुछ उधर लिखना हो तो मेरे पास स्पेस हो। देखो बेटा ये पूरा सेल साइकिल है। आप जरा ध्यान से देखो, जो जो मैं पहले दिखा रही हूँ वही देखेंगे कि ये वाला जो फेज है ना ब्लैक कलर का, ये वाला, इसको मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी ने, क्या बेटा, एम फेज। क्लियर, इसको कहा है एम फेज। तो इसके अलावा जितना भी ब्लू कलर की पूरी पट्टी दिखाई दे रही है, ये स्ट्रिप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑब्वियसली इंटरफेस को। तो मैं लिख देती हूँ इसके अंदर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटरफेस। कोई दिक्कत बेटा? ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पूरा का पूरा पोर्शन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरफेस को। अभी भी मैंने लिखा कि इंटरफेस के 3 सब टाइप होते हैं, G1, S और G2। G1, S और G2। मैम सही रहता आप अगर पीछे लिख देते तो, एनाफेज मेटाफेज सही रहता। चलो अभी लिख दूंगी बेटा, इंटरफेस। क्लियर, इंटरफेज में आपको 3 चीजें दिखाई दे गई, G1, S और G2। अब जरा देखो एम फेज में आपको 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो ये नीले कलर का पोर्शन, ये पूरा, ये जिसको मैंने ट्राइंगल में क्लोज कर दिया, कलर चेंज कर लेती हूँ, सब पर्पल से लिखूंगी तो फिर आपको लगेगा कि समझ नहीं आ रहा। मैं ये वाला, एक येलो वाला ये बॉक्स, और एक ये पिंक वाला ये वाला बॉक्स। क्लियर बेटा, ये जो ब्लू वाला बॉक्स है ना, जिसको मैंने येलो बड़े ट्राइंगल में बंद किया है, ये है पहला स्टेप एम फेज का, कैरियोकाइनेसिस। तो मैं यहां लिख रही हूं, ये है कैरियोकाइनेसिस। एक काम करते हैं, थोड़ा पेन का निब जो है वो पतला कर लेते हैं, तो मैं क्लियर लिख पाऊंगी थोड़ा सा। देखो ये है क्या बेटा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और ये तो लिखा ही हुआ है साइटोकाइनेसिस, ये तो लिखा ही हुआ है, ये है साइटोकाइनेसिस, ये हो गई कैरियोकाइनेसिस। क्लियर। अब कैरियोकाइनेसिस में भी देखो 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अपन क्या करते हैं, इसको आगे स्लाइड में लिख देते हैं। यहां पर ये माइटोसिस है, ये मियोसिस है, ये यहां पर लिख देते हैं कि जो हमारी ये कैरियोकाइनेसिस है ना, इसमें फर्दर 4 स्टेप्स हो सकते हैं। मैं यहां लिख देती हूँ, ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इसमें फर्दर 4 स्टेप्स हो सकते हैं, होते ही हैं, हो सकते हैं नहीं, होते हैं। पहले स्टेप का नाम है प्रोफेज, दूसरे स्टेप का नाम है मेटाफेज, तीसरे स्टेप का नाम है बेटा एनाफेज, और 4th स्टेप का नाम है टेलोफेज। ठीक है, डन। मुझे उम्मीद है ये तुमको पहले से आता है, तो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ऑब्वियसली ऑल दीज स्टेप्स आर अगेन सीक्वेंशियल, आप इधर उधर नहीं कर सकते। सबसे पहले G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, कुछ नहीं कराते। एनटीए वाले क्या करा देंगे आपसे ना, बस इनको अरेंज करा लेंगे सीक्वेंस में। अब इससे इजी क्वेश्चन कैसे बनाएं बताओ, कैसे बनाएं? आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज की सिर्फ अलाइनमेंट बताना है, कौन सा स्टेप इसके बाद हो रहा है। तो ये इजीएस्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, और आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप पीवाई क्यू सॉल्व करो, आपको लगेगा कि सच में मैम इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको प्रोफेज, मेटाफेज को बस अरेंज करना है, G1, S, G2 को भी अरेंज करना है, इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा टफ क्या हो जाएगा, S में क्या हो रहा है, G1 में क्या हो रहा है, G2 में क्या हो रहा है। क्लियर। तो जरा आ जाओ वापस से डायग्राम पर। देखो ये जो डायग्राम है हमारा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, इंटरफेज में G1 है, S है, फिर G2 है, फिर
फिर कैरियोकाइनेसिस है, फिर साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर। अब जरा देखो कि हुआ क्या। हुआ ये बेटा कि जो एक सेल की कहानी शुरू हुई थी, वो एक सेल से अभी कितनी सेल बन चुकी है, 2 सेल, और फिर अब 2 सेल फिर से डिवाइड कर रही है, फिर से डिवाइड कर रही है। लेकिन यहां कुछ और भी दिखाई दे रहा है क्या आपको, जी नॉट, जी नॉट, ये क्या है, दिस इज क्विसेंट फेज, क्विसेंट फेज, क्विसेंट फेज या क्विसेंट जोन भी कह देते हैं इसको। ये क्या है, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। ये बेटा वो फेज है, वो स्टेज है जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, जो नॉन डिवाइडिंग सेल है। बेटा हर सेल तो हर समय डिवाइड नहीं कर रही ना, अदरवाइज तो हमारी ग्रोथ कंटिन्यूस होगी। मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद जाके हमारी हाइट रुक जा रही है ना। इवन प्लांट्स की भी, मतलब ट्री में कंटिन्यूस ग्रोथ है, लगातार सेल डिवीजन होता है, थ्रू आउट द लाइफ उनकी सेल डिवाइड करती है। बट एक पर्टिकुलर ब्रांच का, रूट का, स्टेम का एक वे में डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि पत्ती है और वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वहां रुक जाएगा, लीफ का साइज स्टैटिक हो जाएगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो सेल पहले डिवाइड कर रही थी और आप डिवाइड नहीं कर रही हैं, या मान लो कुछ ऐसी सेल हैं जो कभी डिवाइड नहीं करती, सपोज न्यूरॉन्स, नर्व सेल, वो जितना एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है उतना ही एट द टाइम ऑफ डेथ होती है। तो ऐसी सेल्स जो नॉन डिवाइडिंग सेल हैं, जो डिवाइड नहीं कर रही हैं, वो सेल कहाँ एंट्री लेती है, वो तो इस सेल साइकिल के चक्कर में अगर फंस गई तो वो लगातार डिवाइड ही करती रहेंगी। तो वो सेल किस में एंट्री ले जाती है, क्विसेंट फेज में। चलिए तो लिख लेते हैं, आ गया समझ में। हाँ जी, ये हो गया था माइटोसिस, मियोसिस। अब इसके बाद आप इसमें नेक्स्ट स्लाइड ऐड करो, और देखो मैंने सपोज क्या किया, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर बना ही देती हूँ ताकि आपको यूं ना लगे कि मैम आपने अपने हाथ से क्यों नहीं बनाया डायग्राम। तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये मैंने एक बड़ा सर्कल ले लिया, इसके अंदर ही मैं एक छोटा सर्कल और ले लेती हूँ, ठीक है, डन। कितना इजी हो जाता है ना स्मार्ट बोर्ड से, वरना तो इतनी मेहनत करनी पड़ती थी पहले, सर्कल ही गोल नहीं बनने में आते थे। ठीक है बेटा, अब आपको लगेगा मैम ये तो आप टीचर्स की परेशानी है। अब देखो ये है हमारा क्या, इंटरफेज। ये है बेटा क्या, इंटरफेज। और ये क्या है, दिस इज एम फेज। इंटरफेज में सबसे बड़ा, अभी मैं लिखवाऊंगी थ्योरी में, वो होता है G1 फेज, दूसरे नंबर पर S और तीसरे नंबर पर इधर G2। सबसे बड़ा जो होता है ना वो G1 होता है, उसके बाद साइज में G2 होता है, देन S। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, मतलब S को थोड़ा छोटा भी बना सकते हो। चलो बना ही देते हैं, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं इसको, फिर इसको बना देते हैं इधर G2 फेज, ठीक है, G1 S G2। अब ये जो M फेज है, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट ये दिखा दिया, यहाँ पर क्या हो रही है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। और ये क्या हो रही है, कैरियोकाइनेसिस। ये हो गई कैरियोकाइनेसिस, क्लियर। और यहां पर ये 1 2 3 4, दिस इज प्रोफेज, मेटाफेज, पूरा पूरा नहीं लिख रही मैं, एनाफेज, और ये हो गया टेलोफेज, क्लियर। अब जिसके वजह से मैंने डायग्राम बनाया है वो लिख लो, इस कलर से बना लेती हूँ। यहां कहीं कुछ सेल चली जाती हैं किसमें, जी नॉट फेज में, जिसे मैंने क्या कह दिया था, क्विसेंट फेज, ठीक है। देखो जो सेल डिवाइड कर रही है वो तो डिवाइड कर ही रही है, वो तो डिवाइड कर ही रही है। मतलब यहां से अगर किसी सेल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो वो यहाँ आते आते 2 डॉटर सेल्स में बन चुकी होंगी, ठीक है, वो यहाँ आते आते 2 डॉटर सेल बना चुकी होगी। लेकिन क्विसेंट फेज में कौन सी सेल एंट्री लेती है, तो दोज, ऐसे लिख लो, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, नॉन डिवाइडिंग सेल्स escapes the cell cycle and enters into G naught or quiescent phase, ठीक है, एंटर स्किप द सेल साइकिल एंड एंटर्स इनटू G naught या quiescent phase। जैसे कौन सी सेल, फॉर एग्जांपल नर्व सेल,
तो जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं बेटा वो कहाँ एंट्री ले जाती हैं, वो जी नॉट फेज में। अब जी नॉट फेज जरा आप देखो सेल साइकिल से अलग नहीं है, कोई बाहर की दुनिया नहीं है, वो सेल साइकिल के अंदर ही है। और हम देख पा रहे हैं कि वो एस का पार्ट नहीं है, जी टू का पार्ट नहीं है, एम का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, जी नॉट जी वन का पार्ट है। तो जी नॉट फेज जो है ना ये एक स्टेज है, स्टेज ऑफ सेल होती है विच इज प्रेजेंट एट जी वन फेज। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि जी नॉट जो है ना वो जी नॉट फेज जो है इज अ पार्ट ऑफ जीवन फेज। वो एस का पार्ट नहीं है, वो एम का पार्ट नहीं है, वो जी टू का पार्ट नहीं है। जीवन फेज में ही सेल की स्टार्टिंग जहां सेल डिवीजन की हो रही है उसी दौरान थोड़ी सी सेल बड़ी हुई है, बस यहां से सेल अपनी जर्नी स्टार्ट करी, थोड़ी बड़ी हुई है और अब वो और डिवाइड नहीं करना चाहती, अपना केआई चेंज नहीं करना चाहती है, तो वो बस उतनी नॉर्मल ग्रोथ पे जाके रुक गई है और फर्दर ग्रो करके डिवाइड नहीं कर रही है। डुप्लीकेट एस में सब जानते होंगे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो यहां तक आगे नहीं बढ़ रही है, बस यहीं रुक गई है। तो जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती है वो किस में चली जाती है बेटा, वो जी नॉट फेज में चली जाती है। क्लियर? तो यहां तक कंप्लीट हुआ आपका सेल साइकिल का ओवरव्यू, है ना। हमने समझा फेजेस ऑफ सेल साइकिल जो है उनका ओवरव्यू क्या है उसकी हमने बात कर ली। अब स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके डिटेल में दोनों फेजेस को। पहले बात करेंगे इंटरफेज की, फिर बात करेंगे बेटा हम एम फेज की, ठीक है। दोनों फेजेस की अब डिटेल में बात करते हैं। चलिए, तो हमने यहां तक कवर कर लिया, हमने फेजेस ऑफ सेल साइकिल कवर कर लिया। अब हम पहले पढ़ेंगे किसको, इंटरफेस को, फिर हम बात करेंगे किसकी, एम फेज की। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इंटरफेस काफी बड़ा फेज है सेल साइकिल का, लगभग 95% टाइम इसमें लग जाता है। इसे आई फेज शॉर्ट में लिख देते हैं और ये 3 सब फेजेस में डिवाइड होता है, जी वन, एस और जी टू। इसको रेस्टिंग फेज भी कह रहे हैं, जो मिसनॉमर है, इसको प्रिपरेटरी फेज भी कह रहे हैं क्योंकि सेल इसमें प्रिपेयर कर रही है खुद को और डिवाइड करने के लिए। क्लियर? इतनी सारी बातें हम ऑलरेडी पीछे लिख चुके हैं। तो इंटरफेस जो है इसके बारे में मेन पॉइंट पर आते हैं कि इसमें कितने हैं। इट हैज 3 सब फेजेस, ठीक है। वो सब बातें मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। इट हैज 3 सब फेजेस। अब एक एक सब फेज में क्या होता है ना उसकी बात कर लेते हैं। पहला जो सब फेज है वो है बेटा गैप वन फेज। गैप वन फेज है ना, जिसे मैं क्या कह दे रही हूँ, जीवन। मैं सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट लिखूंगी और समझ लो वो आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। जीवन फेज में क्या क्या होता है वो जान लो, एस में क्या होता है वो जान लो 1 मिनट में, जी टू में क्या होता है वो जान लो 1 मिनट में, बस 5 मिनट के अंदर इंटरफेस खत्म। आपको तो टू द पॉइंट याद रखना है बस इसमें क्या होता है। जीवन देखो एस से याद रखो बेटा, एस फॉर सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज। किसकी सिंथेसिस? डीएनए की सिंथेसिस। ऐसे याद करके चलो। सेल डिवीजन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी का है ना तो वो डीएनए का है, वो डीएनए के रेप्लिकेशन का है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है एस फेज में, तो क्या रेप्लिकेशन के लिए कोई तैयारी नहीं लगेगी? जो बच्चे ऑलरेडी 12th कर चुके हैं या जिन्होंने 12th में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ ली है, जरा याद करो रेप्लिकेशन में कितने सारे एंजाइम्स लगते हैं बेटा। और मोटा मोटा आप इतना तो समझ ही लो कि आपको अपना पूरा जीनोम डुप्लीकेट करना है, डीएनए डबल करना है, तो डीएनए को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स तो चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए ना, वो तो लगेगी लगेगी। तो वो सब कब बनेगी? रेप्लिकेशन से पहले ही बनेगी ना। या सेल को डिवाइड होने जाना है तो पहले सबसे पहले भाई ऑर्गेनल्स को तो डिवाइड करके रख लो। तो ये सब काम किसमें हो जाता है? जीवन में। तो चलिए लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे जीवन फेज का। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि यहां पर क्या होता है जीवन फेज में। लिखिए सिंथेसिस ऑफ, ध्यान देना, डीएनए की सिंथेसिस नहीं, आरएनए। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स किसके लिए चाहिए? ये रिक्वायर्ड फॉर एस फेज, ये होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ए लिख देती हूँ उसको मैं। दूसरा बी, डुप्लीकेशन ऑफ अच्छा ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन थर्ड पॉइंट लिखेंगे, कॉन्टिन्यूएशन में लिख लेते हैं इस चीज को। क्योंकि मैंने लिख दिया एस फेज के डुप्लीकेशन के लिए आरएनए और प्रोटीन्स बन रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड एनर्जी। एनर्जी मतलब बेटा क्या? एटीपी। अब एटीपी खुद में एक न्यूक्लियोटाइड भी है, ये भी मत भूलना। तीसरा पॉइंट, डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर?
बस इतना ही है जीवन, बस इतना ही है। ठीक है, तो जीवन में क्या हो रहा है, अधिकतर सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट कर, ऑब्वियसली सेल का साइज बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेल का साइज तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, सेल तो ग्रो हो ही रही है। ठीक है, synthesis of nucleotides and energy ATP, again this is also required for S phase, और requirements में प्रोटीन्स, एंजाइम, आरएनए जो S phase में लगेंगे वो सब भी बन जा रहा है कहाँ, जीवन फेज में। अगले फेज की बात करते हैं, सेकेंड फेज इज S phase, सेकेंड इज S phase, दिस इज, अच्छा इसका जीवन के बारे में बेटा एक चीज और लिख लो कि लॉन्गेस्ट फेज है, ये पॉइंट नहीं मतलब फंक्शंस में नहीं है, ऐसे जनरल पॉइंट लिखो कि ये ना लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, और यू कैन से कि सेल साइकिल का भी है क्योंकि इंटरफेज के अंदर ही सबसे बड़ा है, सेल साइकिल का भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका ड्यूरेशन ना वेरी करता है, बट इट्स ड्यूरेशन वेरीज, वेरीज मतलब लाइक जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जिन्हें जल्दी जल्दी डिवाइड करना है उनमें छोटा होता है, लाइक in rapidly dividing cells, G1 phase is comparatively shorter। ठीक है, अच्छा मैं जी नॉट को नहीं लिख रही हूँ बेटा इसके अंदर, क्योंकि जी नॉट को हमने अभी अभी पहले पिछली स्लाइड में लिख ही दिया कि वो जीवन का ही सब टाइप होता है, मैंने लिख दिया पार्ट ऑफ जीवन ही है वो भी, है ना, स्टेज ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट एट जीवन, जीवन का ही पार्ट है जी नॉट, जिसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया, और इधर जीवन की बाकी की चीजें लिख दी कि उसमें हो क्या रहा है, और ये लॉन्गेस्ट फेज है ना, ये कैसा फेज है बेटा, ये लॉन्गेस्ट फेज है, ये लॉन्गेस्ट फेज है पूरे के पूरे सेल साइकिल का, लेकिन इसका ड्यूरेशन वेरी कर रहा है सेल के नेचर पर, जो सेल जल्दी डिवाइड करती है उनमें ये कैसा होता है, कंपैरेटिवली छोटा होता है, जो थोड़ा टाइम लगाती है डिवाइड होने में उनमें थोड़ा ये भी बड़ा हो जाएगा। दूसरा फेज है एस फेज, एस फेज मतलब क्या, सिंथेसिस फेज या सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज या सिंथेटिक भी कह सकते हो बेटा। यहां पर क्या होता है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो यहाँ हो रहा है वो है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 2n से 2n तो 2n ही रहेगा, n क्या है c क्या है, जिनको पता है उनको बता रही हूँ, 2n का तो 2n रहेगा, लेकिन 2c से क्या हो चुका होगा 4c, और जिनको नहीं समझ में आया n क्या कह दिया मैम, 4c क्या कह दिया, 2c क्या कह दिया, डोंट वरी, थोड़ी बाद में अगली क्लास में कल समझा दूंगी आपको कि n क्या है और c क्या है, 2c 4c इनका क्या मतलब है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरी चीज हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस, बेटा डीएनए को पैक भी तो करोगे, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है इसके अंदर, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन, लेकिन कहा, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो डुप्लीकेशन ऑफ, अच्छा सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में, प्लांट्स में नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना, तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि यही तो सेल डिवीजन में मदद करेंगे, यही से तो स्पिंडल फाइबर्स अराइज होंगे, तो ये काम किसमें होता है, एस फेज में। बस बेटा दिस इज ऑल अबाउट एस फेज, इतना सा ही याद रखना, इसके अलावा एक शब्द आपको याद नहीं रखना, क्लियर, तो इनको याद रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, एस फेज से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। तीसरा फेज लिखिए G2 फेज, गैप 2 फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो तुमने ध्यान दिया, मैंने एक चीज लिखी यहां पर, मैंने लिखा जीवन के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, मैंने ये नहीं कहा डुप्लीकेशन ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनल्स, मैंने कहा मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कुछ के नहीं हो रहे हैं, जिनके नहीं हो रहे हैं डुप्लीकेशन उनके यहाँ होंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, यहाँ पर क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ, या सिंथेसिस भी लिख सकते हो, यहाँ किसका डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन ऑफ उन ऑर्गेनल्स का जिनका जीवन में नहीं हुआ था, तो डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स लाइक सेल ऑर्गेनल, बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है
कि अधिकतर सेल ऑर्गेनल्स सबको पता है जीवन में डिवाइड करते हैं, लेकिन कौन से नहीं करते हैं स्पेसिफिक करके पूछ लेंगे। गोल्गी एपरेटस कौन से फेज में डिवाइड करता है? तो जिन बच्चों ने डिटेल में नहीं पढ़ा वो तो भाई गोल्गी एपरेटस एक ऑर्गेनल ही, और वो फटाफट से टिक भी लगा देगा जीवन में, बट जिसने डिटेल में पढ़ा है वो सही करके आएगा। तो डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपरेटस। बेटा वो तीन ही है बस, गोल्गी एपरेटस। इसके अलावा कुछ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, इवन थोड़ा बहुत आरएनए भी। ये सब की सिंथेसिस। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां मैं स्टार लगा रही हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन, बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं बनाओगे तो क्या होगा? सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर कैसे बना लोगे? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन को तो अब बनाना ही पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि G2 के बाद तुरंत ही क्या स्टार्ट होने वाला है? G2 के तुरंत बाद ही स्टार्ट होने वाला है हमारा एम फेज, और एम फेज में तो क्या लगेगा? एम फेज में तो क्या लगने वाला है? पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होकर स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल एपरेटस का यूज होने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेस। इंटरफेस में हमने G0 को भी समझ लिया, G1 को भी समझ लिया, S को भी समझ लिया, G2 को भी समझ लिया। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एम फेज, ठीक है? तो अगली क्लास में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी एम फेज, माइटोसिस, मियोसिस, इनकी बात करेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही खत्म करते हैं। हमने पूरा सेल साइकिल का ओवरव्यू समझ लिया, फेजेस ऑफ सेल साइकिल समझ लिया, इंटरफेस को डिटेल में पढ़ लिया। अब तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।